टॉपिक को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉपिक 8.5 ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। इंग्लिश में इसका नाम होगा इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इसके बाद हम पढ़ेंगे 8.5.1 इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, और हिंदी में इसको हम बोलेंगे वेग समय संबंध के लिए समीकरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे टॉपिक 8.5.2 इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, और हिंदी में ये टॉपिक है समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन को 8.5.3, और 8.5.3 है इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, हिंदी में इसका नाम है वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 8.6 जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हिंदी में इसको बोलेंगे एक समान वृत्तीय गति। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक वो है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि हिंदी में बोलेंगे गति के समीकरण ग्राफीय विधि से। गति के समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, हम जानते हैं। इससे पहले के टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं उसमें 5 तरह की क्वांटिटी हमारे सामने आई है। सबसे पहली क्वांटिटी है u यानी कि इनिशियल वेग, प्रारंभिक वेग जिसे बोलते हैं। दूसरा v फाइनल वेलोसिटी, या फिर हम बोलते हैं उसको अंतिम वेग। उसके बाद है s जो कि है डिस्टेंस। उसके बाद है a जो कि है एक्सीलरेशन या त्वरण, और पांचवा है t यानी कि समय। इन 5 चीजों के संबंध को ही इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि वो संबंध कौन कौन से हैं। ये हैं 3 इक्वेशन। पहली इक्वेशन यानी कि पहली समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी समीकरण है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों इक्वेशन को अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो हम समझ पाते हैं इस इक्वेशन में, पहली वाली इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं है, यानी कि s यहाँ पर गायब है, तो s के अलावा बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। दूसरी इक्वेशन देखते हैं तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v यहाँ पर नहीं है, तो v के अलावा बाकी चारों चीज़ यहाँ पर हैं। और इसी तरह से तीसरी इक्वेशन है, उस इक्वेशन में टाइम t नहीं है, और t के अलावा बाकी चारों चीज़ें यहाँ पर हैं। तो जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तो हम क्वेश्चन में यही देखेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटी गिवन है और किस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन इक्वेशन को ग्राफ से कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। इसका मतलब है ऐसा मोशन जिसमें त्वरण है, त्वरण होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू लगातार बदलेगी। तो एक ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, और उस ग्राफ से ही तीनों इक्वेशन फिर हम कैलकुलेट करेंगे। इस ग्राफ में हमने 2 पॉइंट माने हैं, एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। इस A पॉइंट पर टाइम है 0, और A पॉइंट पर स्पीड है उसकी u, और इसी तरह B पॉइंट पर टाइम हमने लिया है t, और स्पीड हमने ली है उसकी v। इस तरह से 2 पॉइंट मिल गए हैं। हमें याद है कि ग्राफिकल मेथड से जब हम कोई कैलकुलेशन करते थे हम वहाँ पर भी 2 पॉइंट मानते थे, तो यहाँ पर भी हमने 2 पॉइंट मान लिए। अब हम कुछ और चीज़ों को इस ग्राफ में समझ लेते हैं। अब इस ग्राफ में देखिए हमने क्या किया है। आपको याद होगा उन 2 पॉइंट से हम 2 पैरेलल लाइन खींचते थे। एक लाइन होती थी टाइम एक्सेस पर, और एक लाइन होती थी वर्टिकल एक्सेस पर। तो A और B से एक लाइन है टाइम एक्सेस पर, इस तरह से यहाँ से भी है और यहाँ से भी है। इसी तरह से 2 लाइन ड्रॉ कर दी। एक लाइन पहुँची E पर जो वेलोसिटी एक्सेस पर है, और C से लाइन पहुँची A पॉइंट पर। इस तरह से हम देखते हैं
हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया है, एक रेक्टेंगल बन गया है। इसकी जितनी साइड्स हैं उन साइड की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं OD। जो OD साइड है वो AC के इक्वल है, क्योंकि ये एक आयत है और आयत में आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। अब OD जो है ये टाइम एक्सेस पर होने की वजह से इसकी वैल्यू टाइम है। अगर ये कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे निकालते थे? हम बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे। तो OD निकालने के लिए तो OD इज इक्वल टू AC इक्वेशन में लिखा हुआ है। OD और AC इक्वल हैं और टाइम निकालने का तरीका है, बाद वाली वैल्यू है T और पहले वाली वैल्यू है 0। तो T माइनस 0 करेंगे तो उसकी वैल्यू T आ जाएगी। इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं OA इक्वल टू CD। तो OA इक्वल टू CD, दोनों वैल्यू सेम होंगी। वैल्यू निकालने का तरीका है CD और AD, ये दोनों वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है वेलोसिटी, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा आंसर होगा। तो A पर वैल्यू है U और O पर वैल्यू है 0, तो U माइनस 0 से हम इसकी वैल्यू U निकाल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं OA एक स्पीड की वैल्यू है, OD टाइम की वैल्यू है। इसी तरह से हम निकालते हैं BC, ये BC है, BC के इक्वलेंट ही है यहाँ पर EA, तो BC इक्वल टू AE। वैल्यू निकालने का तरीका है बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि घटाना। तो बाद वाली है V और पहले वाली है U, तो V माइनस U से ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो डायग्राम यहाँ पर बना है उस डायग्राम में एक फिगर बनी हुई है, एक आकृति है, उस आकृति की सारी साइड्स हमने पहले ही निकाल ली। अब हम आते हैं सबसे पहले वाली इक्वेशन पर। सबसे पहली इक्वेशन है V इक्वल टू U प्लस AT। अब हम देखते हैं कि इस ग्राफ से ये इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। आपको याद होगा सबसे पहला ग्राफ जब हमने बनाया था वो था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। उस ग्राफ में एक ट्राइंगल बनाया था और उस ट्राइंगल की साइड को हमने डिवाइड करके स्पीड की वैल्यू निकाली थी। तो उसी तरह यहाँ पर ट्राइंगल ABC, इससे हम उसी मेथड से कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में हमने दो साइड्स ली, पहली साइड BC, दूसरी साइड AC। अब हम देखते हैं BC की वैल्यू क्या है। BC की वैल्यू यहां पर हमारे पास है V माइनस U और AC की वैल्यू हमारे पास है T। तो हम देख सकते हैं ऊपर है वेलोसिटी, नीचे है टाइम, तो ये है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हम देख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हमने कहीं पढ़ा है और हम जानते हैं ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं, यानी कि ये त्वरण का फॉर्मूला हुआ। और त्वरण को हम A से लिखते हैं तो इसको हम A लिख सकते हैं। हम यहां देख सकते हैं हमने V माइनस U अपॉन T को एक्सेलरेशन A लिखा, T और A को क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइड में ले गए और यहां से इक्वेशन आ गई V इक्वल टू U प्लस AT। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति की पहली समीकरण। इस समीकरण में हम देखते हैं V फाइनल वेलोसिटी है, U इनिशियल वेलोसिटी है, A एक्सेलरेशन है और T टाइम है। अब हम आते हैं गति के दूसरे समीकरण पर, मींस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां हमने लिखा है सेकेंड इक्वेशन है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये है डिस्टेंस टाइम इक्वेशन, यानी दूरी समय समीकरण। इस समीकरण में हमें डिस्टेंस निकालनी है और ये हम जानते हैं अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उस ग्राफ से डिस्टेंस निकालनी है तो हमें क्या करना होता है, उन दोनों पॉइंट और टाइम एक्सेस के बीच का सारा एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं और वो एरिया ही डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है।
हमने लिखा है वी नो दैट एरिया बिटवीन वी टी ग्राफ एंड टाइम एक्सेस गिव्स डिस्टेंस। वही बात हमने लिखी है कि वी टी ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल दूरी होता है। तो हम ये लिख सकते हैं S इक्वल टू एरिया ओ ए बी सी डी। चेक करते हैं ओ ए बी सी डी, ये सारा एरिया जो निकलेगा वो डिस्टेंस S की वैल्यू देगा। और अब हमारा काम है सिर्फ एरिया कैलकुलेट करना। ये एरिया दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है ओ ए सी डी, ओ ए सी डी जो कि एक रेक्टेंगल है, और दूसरा पार्ट है ए बी सी जो कि एक ट्राइंगल है। इसका मतलब ये है एक आयत है, एक त्रिभुज है, और इन दोनों के एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो फॉर्मूला लगा के हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। हमने यहाँ लिखा है एरिया ऑफ ओ ए सी डी, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है इसकी ओ से लेकर डी तक, और चौड़ाई ए डी यानी कि ब्रेथ है ओ ए। तो लंबाई और चौड़ाई को हमने मल्टीप्लाई किया। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ की जगह ये 1/2, बेस की जगह हमने लिखा ए सी, ये बेस, और हाइट हो गया बी सी, ये हाइट। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला यूज किया। अब इनमें सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हुई हैं, तो इनको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। S इज इक्वल टू ओ डी की वैल्यू, ओ डी की वैल्यू यहां से हमने रखी टाइम t। ओ ए की वैल्यू है u प्लस ये हाफ। ए सी की वैल्यू है फिर से टाइम t, एंड बी सी की वैल्यू है v माइनस यू। इस तरह से हम देख सकते हैं हमने सारी वैल्यूज रख दी हैं। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। S इज इक्वल टू u इंटू टी, इसको लिख सकते हैं यू टी प्लस 1/2, ये 1/2, ये t। v माइनस यू को देखते हैं। v माइनस यू हमने पहली इक्वेशन में पढ़ा है। इस पहली इक्वेशन में अगर u को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये v माइनस यू हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ए टी के इक्वलेंट। तो हम v माइनस यू की जगह ए टी रख सकते हैं, और ये इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें ध्यान रखने की बात यह है, इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करते हुए हमने पहली इक्वेशन से इसकी वैल्यू को यहां पर रखा है। ये इसकी वैल्यू है जो हमने सब्स्टिट्यूट की है। तो इस तरह से हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और देखते हैं कि ग्राफ से ये कैसे निकाल सकते हैं। ये है वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वेशन। इस इक्वेशन में टाइम नहीं है, यानी वेग दूरी समीकरण। हम पहले से जानते हैं कि जब भी हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है तो उस ग्राफ और टाइम एक्सेस के बीच का एरिया हमें डिस्टेंस की वैल्यू देता है। तो सेम सेकंड इक्वेशन की तरह इसको स्टार्ट करते हैं। यहां हमने फिर से वही लिखा है S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी, जो कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सेस के बीच का एरिया है। पिछली बार जब हमने ये एरिया कैलकुलेट किया था तो हमने एक आयत और एक त्रिभुज यानी रेक्टेंगल और ट्राइंगल उन दोनों को ऐड किया था। इस बार हम इस एरिया को कैलकुलेट करने का तरीका बदल रहे हैं। तरीका क्या है, हमारे पास ये जो पूरी फिगर है ये एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रेपीजियम। तो ये एक ट्रेपीजियम है। हम डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है ट्रेपेजियम के एरिया को निकालने के लिए फॉर्मूला। तो S इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम।
हिंदी में लिखा है हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके मध्य दूरी। इस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ढूंढना है समांतर भुजाएं यानी कि पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन यहाँ पर हैं, एक तो ये और ये दोनों लाइन है इस ट्रेपेजियम की जो पैरेलल है। तो पहली है OA और दूसरी है BD, तो दोनों का हम टोटल कर लेते हैं। इसके बाद हमें चाहिए इनके बीच की दूरी। तो OA और BD के बीच में डिस्टेंस है AC और OD, जो कि दोनों सेम ही है। हम किसी एक को लेते हैं, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर AC। तो इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन हो गया है S इज इक्वल टू हाफ OA प्लस BD इंटू AC। अब इनकी सबकी वैल्यूज़ हमने पहले से निकाल रखी हैं, इनको हम सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करते हैं। वैल्यूज़ देखिए किस तरह से रखी हमने। S इक्वल टू हाफ OA की वैल्यू हमने यहाँ से रखी, ये है U। BD है B से लेकर D तक की डिस्टेंस। ये टोटल डिस्टेंस हमने निकाल नहीं रखी है, लेकिन हमें मालूम है BD BC और CD का सम है, तो हमने BD को लिखा BC प्लस CD और AC की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली T, तो ये AC की वैल्यू हुई। यहाँ पर हम वैल्यूज रखते हैं, यहाँ से S से लेकर U तक तो सब चीज़ सेम। BC की वैल्यू हमने रखी V माइनस U, यहाँ से BC की वैल्यू V माइनस U। CD की वैल्यू रखी हमने U, यहाँ से CD की वैल्यू U। इस वैल्यू में हम देखते हैं ये U हो जाएगा कैंसिल और ये आ गया यहाँ पर T। अब जो चीज़ें बची हैं उनको लिखते हैं। सॉल्व किया, S इक्वल टू हाफ V प्लस U इंटू T। तो हमारी ये इक्वेशन आ गई, इसमें अभी T है। हमें मालूम है कि हमारी इक्वेशन में टाइम नहीं है, तो इक्वेशन नंबर 1 से टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करके हम यहाँ पर रख लेते हैं। हमने रखा S की जगह S, दिस इज हाफ V प्लस U, और टाइम की वैल्यू हमने यहाँ से रखा है V माइनस U अपॉन T। U को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और A से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम देख सकते हैं T की वैल्यू रखने के बाद ऊपर है V प्लस U एंड V माइनस U, दोनों का मल्टीप्लाई होगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, 2 और A का मल्टीप्लाई 2A, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आ जाएगी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, और यही है तीसरी गति की समीकरण। तो इस तरह से एक ग्राफ से हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, और वो टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि एक समान वृत्तीय गति। जैसा कि टॉपिक में लिखे हुए नाम से क्लियर है, टॉपिक में लिखा हुआ है वृत्तीय यानी सर्कुलर, यानी कि यहाँ जो भी चीज़ घूमेगी वो एक सर्कल यानी कि वृत्त की फॉर्म में होगी। कुछ एग्जाम्पल जो हम देखते हैं डेली लाइफ के, उनको देख सकते हैं। जैसे घर में पंखे की जो ब्लेड्स होती हैं वो एक सर्कुलर मोशन करती हैं। इसी तरह से किसी भी व्हीकल का घूमने वाला पहिया, उसका मोशन भी सर्कुलर मोशन होता है। अगर हम एक पत्थर से एक रस्सी को बांध के उसको घुमाएं, वो भी एक सर्कुलर मोशन होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है किसी भी तरह का गोल गोल सर्कुलर घूमना वो सर्कुलर मोशन होगा। अब हम बात करते हैं, एक और वर्ड यहाँ पर लिखा है एक समान यानी यूनिफॉर्म। ये क्या चीज़ है, इसकी हम बात करते हैं। हमने ये जाना कि मोशन दो तरह के होते हैं, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन की हमने जब बात की तो हमने वहाँ देखा स्पीड और उसकी डायरेक्शन, ये दोनों फिक्स रहने चाहिए, तभी हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। अब एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में एक वस्तु है जो हमने यहाँ दिखा रखी है, और ये वस्तु तीर के निशान में घूम रही है, और उसके पाथ से हमें पता लग रहा है कि वो सर्कुलर मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन में ऑब्जेक्ट सीधे एक लाइन में चलता था, उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है।
तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चलेगा वो घूमता चला जाएगा और उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। अब पहली बात कि डायरेक्शन कैसे पता चलाएं, देखते हैं। हमने यहां इस वस्तु की 4 पोजीशन बना ली, एक नीचे, एक राइट में, एक ऊपर और एक लेफ्ट में। ये वस्तु चल रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी के घूमने की अपोजिट डायरेक्शन। हमें मालूम है कि जब भी हम डायरेक्शन बताना चाहते हैं तो एक तीर का निशान लगाते हैं, तो क्यों ना हम तीर के निशान की तरह ही इसकी डायरेक्शन लगाते हैं। अब हमें मालूम है इस पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में जा रहा है, तो मान लो हमारे पास एक पेन होता, इसको हम तीर का निशान मान लेते हैं, तो हम इसको रखते यहां पर ऐसे, तो डायरेक्शन होती लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे, एक तीर के निशान की तरह। इसी तरह से अगर सेकंड पॉइंट पे पता लगानी होती तो हम इस तीर के निशान को यहां रखते, डायरेक्शन होती नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे। तीसरे पॉइंट पे डायरेक्शन पता लगाने के लिए इसको हम ऐसे रखते और ये वस्तु चलती राइट से लेफ्ट की तरफ कुछ इस तरह से, और इसी तरह से फोर्थ पॉइंट पर ऊपर से नीचे की तरफ। तो इस तरह से हम हर जगह ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। और वो डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, यानी कि टेंजेंट ड्रॉ करके वो डायरेक्शन पता लगाते हैं। अब हम यहां देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन कब होगा। हम जानते हैं जब वस्तु में एक्सेलरेशन या त्वरण होता है तो उसका वेग बदलता है, लेकिन वेग बदलने के 3 तरीके हैं, या तो सिर्फ उसकी वैल्यू बदले, या सिर्फ डायरेक्शन बदले, या उसकी दोनों चीज बदले। वैल्यू का मतलब है 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरह की चीजें जिसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन होने के लिए या तो मैग्नीट्यूड बदले, या डायरेक्शन बदले, या दोनों बदले। लेकिन इस केस में क्या है, उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है यानी मैग्नीट्यूड वो फिक्स रहता है, सिर्फ डायरेक्शन बदलती है। तो इस तरह का मोशन कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां हमने लिखा है इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स स्पीड यानी कि मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजेस, देन सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहां लिखा है अगर एक ऑब्जेक्ट चलता है, उस ऑब्जेक्ट के 2 चीजें होंगी, एक स्पीड, एक डायरेक्शन, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं वेलोसिटी। तो अगर स्पीड उसकी कांस्टेंट रहे लेकिन उसकी डायरेक्शन बदलती रहे, तो कहने का मतलब है इसका जो वेलोसिटी है वो तो चेंज होगी ही। तो इस तरह का मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। हिंदी में लिखा है यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ में समान चाल से चलती है लेकिन उसकी दिशा बदलती रहती है तो ऐसी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। याद रखिए क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी बदल रही है इसलिए ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। हिंदी में इसको बोलेंगे ये एक त्वरित गति का उदाहरण होगा। यहाँ पर हम स्पीड कैसे निकाल सकते हैं? स्पीड निकालने के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस और टाइम। मान लिया इसका जो एक चक्कर पूरा चलने का डिस्टेंस है इसका सरकमफरेंस और टाइम है अगर t, तो स्पीड निकालने का तरीका होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी सरकमफरेंस अपॉन टाइम। सरकमफरेंस है 2 पाई r, टाइम है t, तो स्पीड होगा v इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t। इस तरह से हम स्पीड निकाल सकते हैं। चाल इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय बोलते हैं। डिस्टेंस यहां पर एक चक्कर का डिस्टेंस हम ले लेते हैं तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा यानी 2 पाई r, और एक ही इसका चक्कर का टाइम ले लेते हैं दैट इज t, तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई r अपॉन t। यहां से मैं फिर से आपको याद दिला दूं वेलोसिटी जो पार्ट है वो उसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों होती हैं। यहां पर चूंकि डायरेक्शन बदल रही है इसलिए हम कहेंगे वेलोसिटी भी बदल रही है और ये एक एक्सीलरेटेड मोशन है, जबकि नाम में इसके यूनिफॉर्म लिखा हुआ है तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिफॉर्म यहां पर जो चीज है वो यूनिफॉर्म है इसकी स्पीड जो कि कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है।